अच्छा जी, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। ये मार्केट है क्या? पहली चीज़ तो ये अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता, जो फीस जमा करवा चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, अभी उनको पता नहीं है कि ये क्या है, ये काम कैसे करती है मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स जो है ना वो वर्ड किस चीज़ से निकला है? पहले तो बुनियादी चीज़ यहाँ से है। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। ये आपने ये चीज़ आप रोज सुनते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे रह गए हैं, फलां मुल्क के पास इतने हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज से ये वर्ड बना है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो, उसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं और एफएक्स भी बोलते हैं। अच्छा, आपने इस टाइम में अपने माइक सब ने ऑफ रखने हैं ध्यान से। ठीक है, कोई आवाज़ आती है छोटी सी तो फिर वो डिस्टर्बेंस होती है मुझे भी। माइक आप सब लोग ऑफ कर लें, जब आखिर में सवाल जो आप करने होंगे उसमें इंशाल्लाह फिर आपको टाइम देंगे, आप अपने अपने सवाल उसमें कर सकते हैं। माइक ऑफ कर लीजिएगा अपने। अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज जो है एफएक्स या फॉरेक्स, ये फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये कैसे काम करता है, ये हम अगली स्लाइड में जाकर देखते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्पेकुलेटिंग ऑन करेंसी प्राइसेस टू पोटेंशियली मेक अ प्रॉफिट। आपने इसी से घबराना नहीं है कि थ्योरी शुरू हो गई है। ठीक है, ये सिर्फ पहला दिन है, इंट्रोडक्शन आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसके बाद आपका जितना भी काम है सारा चार्ट पे होगा। पहले दिन से चार्ट पे काम होगा, प्रैक्टिकल काम होगा। ठीक है, थ्योरी आपकी बिल्कुल सिर्फ एक ही दिन की है, आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये है क्या चीज़। इसमें आप क्या करते हैं कि आपको दो करेंसी पेयर्स, आपके माइक नहीं ऑफ हुए अभी तक, ये मैं खुद ही कर देता हूँ यहाँ से। माइक प्लीज ऑफ रखें सब लोग, शोर आता है मुझे। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसमें आप क्या करते हैं कि जो करेंसी, मुख्तलिफ करेंसीज होती हैं, आप दो मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे यूएस डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, और इंग्लैंड का पाउंड है, बरतानिया का पाउंड है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप उन दोनों की मार्केट, उन दोनों के मुल्क के हालात, ठीक है, ये चीज़ें आप देख के आप और टेक्निकल चीज़ें ग्राफ पे टेक्निकल्स देख के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन से मुल्क की करेंसी ऊपर जाएगी और कौन से मुल्क की करेंसी नीचे आ सकती है। ये आपने अंदाज़ा करना होता है, गैस करना होता है, लेकिन ये तुक्का नहीं होता। ठीक है, तुक्का नहीं है ये आप टेक्निकली आप देखेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको वो चार्ट बताएगा कि कौन सी करेंसी डाउन होने वाली है और कौन सी करेंसी अप जाने वाली है। ठीक है, वो चार्ट आपको ये भी बताएगा कि 1 मिनट बाद इसका रेट, अब मिसाल के तौर पे 1 मिनट बाद डॉलर का रेट बढ़ने वाला है और 1 मिनट बाद पाउंड का रेट नीचे आने वाला है। ठीक है, इस हद तक, यानी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अगले 15 मिनट में क्या होने वाला है, अगले 1 घंटे में, इन चीज़ों का आप आइडिया लगाएंगे, इन चीज़ों को आप गेस करेंगे चार्ट को देख के। ठीक हो गया। इसके अलावा, चार्ट के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है, चार्ट तो हो गया आपका टेक्निकल, टेक्निकल एनालिसिस आप चार्ट पे करेंगे। जो दूसरी चीज़ होगी, दूसरी चीज़ होती है इसकी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल से मुराद ये होती है कि उस मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान और इंडिया है। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे कि इनके बॉर्डर पे अगर लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है, ये जंग का माहौल बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट मुल्क में कम हो जाती है। क्या लोग डर जाते हैं, ताजा डर जाते हैं, अपने अपने पैसे कारोबार से निकालते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मिसाल के तौर पे अमेरिका, हमारी तो चले छोटी है ना, इकोनॉमी छोटी है। अमेरिका और रशिया का पिछले दिनों मसला बना हुआ था, आज भी रशिया ने अटैक किया उस पर, यूक्रेन पे। तो जब ऐसा माहौल बनता है, तो ऐसे माहौल में ये जो माहौल होता है ना, इसको फंडामेंटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये उस मुल्क की करेंसी पे बहुत असर डालता है। मिसाल के तौर पे अगर रशिया जो है वो अमेरिका को थ्रेट करता है या कोई किसी हमले की उनको धमकी देता है, तो क्या होगा कि डॉलर का रेट गिरेगा फौरन। पाकिस्तान में गिरे ना गिरे, इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट की। ठीक है, तो वहाँ पे डॉलर का रेट गिरेगा, लोग डरेंगे, डॉलर में इन्वेस्ट करने से डरेंगे कि खुदा ना खास्ता, मतलब अगर रशिया अटैक कर देता है अमेरिका पे तो कैसे हालात होंगे, डॉलर कहाँ जाएगा। ये चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, हर मुल्क की करेंसी को। इसी तरह जैसे कोरोना आ गया था, ठीक है, कोरोना में आपने देखा कि करेंसीज और कारोबार कितने डाउन हुए, और उसके मुकाबले में गोल्ड बहुत महंगा हो गया था। ठीक है, उसकी वजह क्या थी कि लोग डर गए थे, लोगों ने डर के डॉलर से इन्वेस्टमेंट निकाल ली, ठीक है, स्टॉक से निकाल ली, और सोना खरीदना शुरू कर दिया। सोना क्यों खरीदना शुरू कर दिया? कि सोना जो है वो बड़ी सेफ किस्म की इन्वेस्टमेंट है। ठीक हो गया, सोना जो है वो बड़ी सेफ किस्म की इन्वेस्टमेंट है, तो लोगों ने क्या किया कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं किसी भी ट्रेडिंग में, एक उसके टेक्निकल्स, टेक्निकल से मुराद क्या है उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। टेक्निकल से मुराद ये होती है,
टेक्निकल से ये मुराद होगी कि जैसे देखें, जैसे अभी ये बड़ी ईद का सीजन आने वाला है ना, ठीक है, या सर्दी का सीजन जा रहा है और गर्मी का सीजन आ रहा है, तो टेक्निकल चीज़ ये है कि जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, जो कपड़े का कारोबार करता है वो क्या करेगा कि सर्दी का स्टॉक नहीं खरीदेगा इन दिनों में, ठीक है, सर्दी का स्टॉक सेल लगा कर निकाल देगा और गर्मी का स्टॉक खरीदना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल रीजन है उसके पास कि गर्मी आ रही है, तो गर्मी का स्टॉक उसके पास बिकेगा, सर्दी का स्टॉक बिकना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे अब बड़ी ईद आ रही है, तो ये जानवरों का मौसम आएगा, कुर्बानी के जानवरों का, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि उसके रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लोग अब इस वक्त जानवर ज़्यादा नहीं, आप किसी गांव में भी जाएंगे तो अब वो कहेंगे कि हमने ईद पे बेचना है, ठीक है, लोग बेचना बंद कर देते हैं। क्यों? ये टेक्निकल रीजन है, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो एक चीज़ तो वो होती है, वो आपको चार्ट पे नजर आएगी, आपको ग्राफ आपको बताएगा कि ये काम होने वाला है। और दूसरी चीज़ जो आपको बताइए वो हालात होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, जैसे कि वबा आ जाना, या जैसे किसी जंग का लग जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनको फंडामेंटल्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं इस मार्केट को, ठीक हो गया। फॉरेक्स मार्केट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी यानी आज तक इसी धोखे में होंगे कि ये फॉरेक्स का जो काम है ना, ये किसी ऐप पे होता है, किसी एप्लीकेशन पे। जैसे आजकल वो भी मुझे किसी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि फलानी ऐप भागी है, ठीक है, वो पैसे लोगों के मार दिए। दो तीन ऐप्स और भी इस तरह की, इससे पहले बी फॉर यू भी एक थी, बड़ी फेमस ऐप थी। तो ये वो काम नहीं है, ठीक है, वो तो किसी ने प्राइवेट बंदे ने अपना शुरू किया हुआ है, थोड़े दिन पैसे लगाता है, अपना जेब भरता है और भाग जाता है। ये लोग इसको ये समझते हैं कि फॉरेक्स भी कोई ऐसा ही काम है। फॉरेक्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मंडी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड with a seamless endless amount of major, minor and exotic currency pairs to trade. Turnover in global foreign exchange मार्केट एक्सीड 7.5 ट्रिलियन पर डे। आपको याद रखने वाली बात, दो बातें इस चीज में याद रखने वाली, एक ये कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अमेजोन और इसके अलावा जितने भी ये हैं ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब इससे बहुत नीचे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कारोबार इस मंडी में होता है, 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे। ये आजकल का हो जाए तकरीबन इन्हीं सालों का, इन्हीं महीनों का। माइक आप लोग क्यों नहीं ऑफ करते? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, इसका माइक ऑन है। अच्छा, आगे चलें जी। What are the players of फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट के प्लेयर्स कौन है, कौन इस मार्केट को चला रहा है, ठीक है। कोई तो है ना, जैसे हमारी अब ये में होती हैं लोकल जो मंडियां होती हैं, कोई फ्रूट मंडी होती है हर शहर में, हर शहर की अपनी फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, तो कोई इसके मेन प्लेयर्स होते हैं जिसको चला रहे होते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट जो है, जिसके बारे में आपको बताया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसको कौन चला रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फॉरेक्स मार्केट को चलाने वाले ये उसके प्लेयर हैं। सबसे पहला प्लेयर कौन सा है? फॉरेक्स मार्केट को चलाने वाला सबसे बड़ा और सबसे अहम प्लेयर जो है, वो दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो गवर्नमेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। ये पहला प्लेयर है, गवर्नमेंट्स। मार्केट मूव्स दैट सेट इकोनॉमिकल गोल्स एंड शेक द मार्केट विद पॉलिटिकल डिसीजंस। मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि फर्ज करें जैसे अभी रशिया और अमेरिका का जो मसला चल रहा है, उसमें जब ये आपस में कोई क्लैश होता है या कोई बयानबाजी होती है तो उससे इस मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक हो गया। तो जो पॉलिटिकल मूव्स होती हैं वो इस फॉरेक्स मार्केट को बहुत तेजी से मूव करती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट डू मोस्ट ऑफ द ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर जो है, गवर्नमेंट तो चले डिसीजन लेती है ना, पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, सबसे बड़ा प्लेयर जो इस मार्केट को मूव करता है उसके बाद वो है कमर्शियल बैंक्स। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बैंक हैं सब फॉरेक्स मार्केट में प्ले करते हैं, ठीक है, सबकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब यहाँ पे कारोबार करते हैं इस मार्केट में, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व है। जितने भी छोटे छोटे ट्रेडर हो जाएं, ठीक है, मैं हो जाऊं, आप सब हो जाएं, और हमारे जैसे 1 करोड़ लोग और हो जाएं, तो वो इस मार्केट को इतना मूव नहीं कर सकते जितना कि कमर्शियल बैंक इस मार्केट को मूव करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम सब के पास, आप ये देखें कि आपका जो शहर है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे सब अगर बड़ी आबादी मिल जाए, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे जितने के पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना, कि बैंक्स के पास ज़्यादा दौलत होती है, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होता है,
और जब वो ज़्यादा पैसा लगाएगा, आपने सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, ठीक है। तो इनकी जो मूव्स होती हैं, जो मूव्स ये करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, उसी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है, ठीक है। मार्केट उसकी वजह से अप डाउन होती है बहुत ज़्यादा, इन कमर्शियल बैंक्स की वजह से। उसके बाद कौन है? उसके बाद है सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स भी कमर्शियल बैंक्स के बाद आते हैं। सेंट्रल बैंक्स जो है वो कमर्शियल बैंक की तरह ही मार्केट्स को मूव करते हैं। उसके बाद क्या है? कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन से क्या मुराद है? कॉरपोरेशंस वो होती हैं, जैसे पाकिस्तान में कॉरपोरेशन है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, स्टेट लाइफ है। अब ये वो ऐसी कॉरपोरेशन हैं जिनके पास एक हैवी अमाउंट होती है कारोबार करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों से जमा किए होते हैं ना इंश्योरेंस के लिए, ये लोगों से पैसे लेते हैं, फिर आगे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो ये फॉरेक्स मार्केट जो है, ये वो है जिसमें दुनिया की सब गवर्नमेंट्स शामिल होती हैं। ये छोटी नहीं, यानी पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, ईरान नहीं, इस तरह के छोटे मुल्क नहीं। हम तो खुद कर्जे मांग रहे हैं ना। ऐसे गवर्नमेंट्स जो दुनिया की मजबूत इकोनॉमीज हैं, ठीक है, जैसे यूरोप के मुल्क हो गए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। इन मुल्कों की जो हुकूमतें हैं, उनके सियासी फैसले इस मार्केट को बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इस पर। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, ये आपको समझा दिया। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ये भी इसी तरह इसको अफेक्ट करते हैं कमर्शियल बैंक्स की तरह। इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये छोटी सी कोई भी चीज़ खरीदेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह जो कॉरपोरेशंस हैं उसकी भी आपको मिसाल दी है, जैसे पाकिस्तान में जुबली है, दाऊद तकाफल है, ये वो है, स्टेट लाइफ है। इस तरह की जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके पास भी एक हैवी अमाउंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ये लोग भी इस मार्केट को मूव करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो भी कॉरपोरेशन की तरह, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक हो गया। और आखिरी कौन है? सबसे आखिर में कौन है इसका प्लेयर? सबसे बड़ा प्लेयर तो आपने यहाँ से शुरू किया, एक नंबर पे ये है। और आखिरी प्लेयर कौन है इसका? वो है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन है? वो हम है, यानी रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। मैं, आप सब, और हम जैसे हजारों लाखों लोग। और ये क्या करते हैं? अब होता ये है कि ये ट्रेडर्स तादाद में सबसे ज्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट्स कितनी होंगी? मिसाल के तौर पे 10 गवर्नमेंट्स होंगी, ये चले 50 गवर्नमेंट्स होंगी मिसाल के तौर पे, ठीक है, 50 गवर्नमेंट्स हैं जो इस मार्केट को चला रही हैं। लेकिन ट्रेडर्स कितने होंगे? ट्रेडर्स मुमकिन है कि यहाँ पे 10 करोड़ ट्रेडर्स हों मिसाल के तौर पे, ठीक है। लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है वैल्यू? किसी के पास $10,000 है, किसी के पास $5,000 है, किसी के पास 2,000, किसी के पास $100, ठीक है। इस तरह करते करते यानी छोटी छोटी अमाउंट्स हैं सबके पास। मेरे पास फर्ज करें 5 लाख रुपए हैं, आपके पास 50 लाख रुपए हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स हैं हमारे पास। उससे इस मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ता। हम सब मिलकर भी जोर लगाएंगे तो असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट्स है ना, गवर्नमेंट्स और ये जो बैंक्स हैं, इनके पास इतनी दौलत है कि जितनी इन सब के पास भी नहीं है। इन तीन प्लेयर्स के पास इतनी दौलत है कि जो यहाँ पे हम लाखों करोड़ों प्लेयर्स हैं उनके पास नहीं है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे कोई ट्रेन है जैसे, अब उस ट्रेन को 1,000 लोग मिलकर धक्का लगाएंगे, शायद वो मूव ना करे अपनी जगह से। लेकिन आप वहां पे एक इंजन ले आए, उस ट्रेन के आगे लगा दें, इंजन से खींचेंगे, ट्रेन फौरन मूव कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी मिसाल है कि हम हैं तादाद में ज्यादा, जो ट्रेडर्स हैं ये वाले रिटेल ट्रेडर्स तादाद में बहुत ज्यादा है, करोड़ों की तादाद में है, रोज ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इनका असर नहीं पड़ता इस मार्केट पे। क्यों? क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास। ये तादाद में बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है, ये भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। लेकिन मसला क्या है कि इनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि इनकी हल्की सी मूव जो है वो भी मार्केट को ऊपर ले जाती है या नीचे ले जाती है, ठीक हो गया। तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि ये जो है इस मार्केट की बड़ी मछली है। गवर्नमेंट्स जो हैं ये इस मार्केट की बड़ी मछली है, ये भी बड़ी मछली है, ये भी बड़ी मछली है, और ये हम क्या है? हम छोटी मछली हैं। अगर हम इनके आगे आएंगे तो ये खा जाएंगे, ठीक हो गया। इसलिए हमने जो चीज़ सीखनी है, जो तरीकाकार सीखना है, वो ये सीखना है कि हमने इस तरीके से कारोबार करना है इस मार्केट में कि हम इनके पीछे पीछे रहें, जैसे ये करते हैं वैसे ही हम करें, ठीक है। मार्केट की एक बड़ी अहम यहाँ पे एक कहावत है या एक असूल है इस मार्केट का, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली क्लास में बताने वाला ये है, वो आपने याद रखना है। वो है ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसी मैंने यहाँ सामने लिख दिया, इसको अपने याद रखना है, अपने जहन में बिठा लें। ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड इस मार्केट का सबसे सबसे पहला असूल है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड वो होगा जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, जो कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। इन सबको बोलते हैं स्मार्ट मनी, इनका नाम स्मार्ट मनी है, अपने याद रखना आगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जो भी करेगा ना वो ट्रेंड है, ठीक है। जो जो काम ये करेंगे, खरीदेंगे कोई चीज़ या बेचेंगे या जिधर भी जाएंगे, ये ट्रेंड सेट करेंगे। हमें इनके पीछे पीछे रहना है, हमें उस ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आप इस मार्केट में से कमाते रहेंगे हमेशा। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल पड़े, मिसाल के तौर पर ट्रेंड के अगेंस्ट चलना क्या होता है? मार्केट मूव कर रही है, आप
मार्केट ऊपर जा रही है, किसी चीज़ के, गोल्ड के, किसी भी चीज़ के, किसी स्टॉक के रेट ऊपर जा रहे हैं। माइक किसी का ऑन है और उनको खांसी भी हो रही है। माइक अपने ध्यान से ऑफ रखें माइक, मैं वरना इसमें से फिर मुझे बंद करना पड़ेगा मुस्तकिल। अच्छा, मार्केट ऊपर जा रही है, अप जा रही है मार्केट, ये ट्रेंड है मार्केट का, ये मार्केट का अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर अब आप इस ट्रेंड के खिलाफ मार्केट को, इसका रेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, इसको सेल करने की कोशिश करते हैं बार बार, तो ये मार्केट आपको यहाँ से उड़ा देगी। आपके चाहे 1 करोड़ पे हैं, चाहे 10 करोड़ हैं, चाहे 50 करोड़ हैं, आप यहाँ से फारग हो जाएंगे इस मार्केट से। ठीक है, अगर स्टॉक्स के रेट बढ़ रहे हैं तो आपने स्टॉक के रेट्स के साथ ऊपर जाना है, आपने इसको, आपने भी रेट बढ़ाने हैं, आपने भी खरीदना है माल। ठीक है, और अगर रेट्स कम हो रहे हैं तो आपने भी रेट्स कम करने हैं, अपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, मार्केट के साथ नीचे आना है। ये बातें हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल के साथ। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये इस मार्केट के ट्रेंड सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं ये ट्रेंड सेक्टर्स हैं, जैसा ये करेंगे वैसे ही हम करेंगे। अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे तो हम फर्क हो जाएंगे मार्केट से, और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा सिवाय नुकसान के। आगे जी, बेस्ट करेंसी पेयर्स टू ट्रेड। अब ये दुनिया के जो बड़े बड़े जो इकोनॉमीज हैं ये उनके नाम है। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यूरोप पूरा इकोनॉमी है, उसके बाद पाउंड है, यूके। ठीक है, उसके बाद CHF है, CHF जो है ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, जापानीज येन है। ये वो बड़े बड़े पेयर्स हैं जिनमें हम ज़्यादा काम करेंगे। अगर हमने करेंसी का काम करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादातर हम गोल्ड पे करेंगे काम, लेकिन गोल्ड के साथ साथ करेंसी पे भी करना पड़ता है। तो करेंसी, ये वो मेजर करेंसीज हैं जिन पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे या स्क्रीनशॉट लेना है अभी ले लें, या तस्वीर बना लें, आपको ये जो पेयर्स हैं ना इनके सिंबल्स याद होने चाहिए। जैसे रुपया है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं PKR, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, PKR, इसका क्या मतलब है, पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, तो जो पहले दो हिस्से होते हैं ये मुल्क को जाहिर करते हैं। ठीक है, और आखिरी जो होता है वो उसकी करेंसी का नाम होता है। जैसे US, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक हो गया, EU, यूरोपियन। ठीक है, यूरो, इसको हम बोलते हैं यूरो है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, इसी तरह ये चाइना, उसकी करेंसी है स्विट्जरलैंड की, इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया की, इसी तरह कनाडा, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज येन। ठीक है, तो ये अपने इनके सिंबल्स जहन में रखने हैं, इनको हम रोज यूज करेंगे। USD, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन, ये चीजें अपने जहन में रखनी है अपने। हम आगे चल के जब रोज इनको इस्तेमाल करेंगे, इनके नाम लिखेंगे, इनके नाम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इस मार्केट में जो भी काम होगा वो पेयर्स की शक्ल में होगा, जोड़ों की शक्ल में होगा। ठीक है, जोड़ों की शक्ल कैसे होती है उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, या चलें फर्ज करें इंग्लैंड में ही रहते हैं। ठीक है, अब वो इंग्लैंड से जब बंदा पाकिस्तान आएगा तो वो साथ अपने पाउंड लेके आएगा। यहाँ पे आके पाउंड तो नहीं चलेगा, किसी शॉप पे पाउंड लेगा ही नहीं कोई बंदा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो बंदा जाएगा फॉरेन एक्सचेंज पे। ठीक है, ये जो एक्सचेंज होते हैं करेंसी एक्सचेंज वाले, इनके पास जाएगा, उन्हें पाउंड देगा और बदले में रुपया लेगा। तो ये एक जोड़ा बन गया, पाउंड वर्सेस रुपीज का। ठीक है, इसी तरह आप लोग फर्ज करें जाते हैं उम्रे पे, जाते हैं उम्रा करने, तो उम्रा करने से जाने से पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाले को रुपीज देते हैं, पाकिस्तानी करेंसी देते हैं, और बदले में कुछ यूरो ले लेते हैं, ले लेते हैं आप सऊदी रियाल। ठीक है, ताकि आपको वहां पे काम आए। तो ये भी एक पेयर बन गया, आपने रुपये दिए और रियाल ले लिए, तो ये एक पेयर बना। इसी तरह करेंसी का हर काम पेयर्स में होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब पहला पेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यूरो USD। इसका मतलब क्या है कि यूरो हमारे पास बेस करेंसी है। ठीक है, और हम यूरो दे के डॉलर खरीदेंगे, या डॉलर दे के यूरो खरीदेंगे। समझ आ रही है इस चीज़ की, ये करेंसी इस तरह काम करेगी। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि आप PKR देते हैं, ये PKR आपने दिया और आपने सऊदी अरेबियन रियाल ले लिया, SAR। ठीक हो गया, अब क्या होगा, ये एक पेयर बन गया, या आप ये दे रहे हैं रुपए और रियाल ले रहे हैं। ठीक है, और या आप रियाल दे रहे हैं और रुपए ले रहे हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। इसी तरह पाउंड USD। ठीक है, तो ये कौन सी करेंसीज हैं, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद USD JPY, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। USD CHF, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड की करेंसी। इसी तरह USD CAD, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। ये सब वो पेयर हैं जिनमें हमें काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप मार्केट देख रहे हैं आप, इस हर पेयर का अलग चार्ट होगा, इसका अलग चार्ट होगा, इसका अलग चार्ट होगा, इसका अलग होगा, सबके अलग अलग चार्ट्स होंगे। ठीक है, आप वहां पे देखते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, जो चीज़ आप 2 महीने पढ़ेंगे सीखेंगे एनालिसिस कैसे होता है। आपके जहन में आता है कि जी US डॉलर जो है इसका रेट बढ़ने वाला है। ठीक है,
या इसका रेट कम होने वाला है, तो आप या इसको खरीदेंगे या इसको बेचेंगे, कोई ये काम आप करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने यूएसडी और स्विट्जरलैंड में नहीं काम करना, आपको किसी और में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पाउंड यूएसडी में मिल रही है, तो आप इस चार्ट पे ओपन कर लें, इस चार्ट को ओपन करें, उसका एनालिसिस करें। आपको आइडिया हो रहा है कि यूएस डॉलर का रेट गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे, यूएस डॉलर को, इसका रेट गिरने वाला है ना, अब आप इसको खरीदेंगे नहीं क्योंकि रेट गिरने वाला है, आप क्या खरीदेंगे, पाउंड खरीद लेंगे क्योंकि इसका रेट बढ़ने वाला है। जब इसका रेट गिरेगा तो ऑटोमेटिकली इसका रेट बढ़ेगा। ये शीशा बना हुआ है, शीशा नहीं झूला होता जो ऐसे, ठीक है, उसमें जब एक बच्चा ऊपर जाता है ना, तो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली नीचे आएगा उसके वजन से। तो सेम चीज इस करेंसी पेयर में होती है। अगर एक करेंसी का रेट बढ़ रहा है तो उसके मुकाबले में जो दूसरी करेंसी होगी उसका रेट नीचे आएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड और यूएस डॉलर है, ये एक शीशा है। अगर यूएस डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो जो उसके मुकाबले में करेंसी है उसका रेट नीचे आएगा। इसी तरह जब इसका रेट ऊपर जाएगा तो इसका रेट नीचे आएगा। ये मार्केट हमेशा इस असूल पे काम करती है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब अगली क्या है, कमोडिटी मार्केट। इस मार्केट में काम इसके अलावा क्या होता है, करेंसी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये भी आपको बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अब इसमें काम किस किस चीज़ का होता है, तो वो सब चीज़ें तकरीबन आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल, हम कहते हैं ना आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, तो वो ये ऑयल का सारा बिजनेस इस मार्केट में होता है। उसके अलावा ये गोल्ड है, गोल्ड का बिजनेस इस मार्केट में होता है, ठीक है। चांदी है, सिल्वर है, इसका इसका कारोबार यहाँ पे होगा। तांबे का कारोबार होगा, मकई का होगा, कपास का होगा, ठीक है, टिन का होगा। उसके अलावा यहाँ पे करेंसीज तो आपको मैंने बता दी है, उनका कारोबार भी होता है। इसके अलावा गैस, नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस का कारोबार भी इस मंडी में होता है। तो हम इतनी चीज़ों में पंगे नहीं लेंगे, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो गोल्ड में होगा, 90%। और गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बहुत सेफ करेंसी है, ठीक है, बहुत ही सेफ चीज़ है आपके पास एक। यानी गोल्ड का रेट आपने देखा होगा कभी कम नहीं होता। गोल्ड हमेशा से ही, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछें, वो अपनों से पूछें, आप हज़ारों साल पीछे चले जाएं, ठीक है, सैकड़ों साल पीछे चले जाएं, तो गोल्ड हमेशा एक कीमती धात रही है, हमेशा ना ही खराब होती है ना ही कहीं जाती है, ना इसका रेट कम होता है। तो इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट होती है ज़्यादातर गोल्ड में होती है, उसके अलावा करेंसी में होती है। ऑयल जो है रिस्की है थोड़ा सा, ठीक है, ऑयल फ़ौरन बम्प करता है, फ़ौरन ऊपर जाता है, फ़ौरन नीचे आ जाता है अक्सर। ऑयल रिस्की है, इन चीज़ों में इतना प्रॉफिट कम है, ठीक है। ये मकई, कपास और गैस वगैरह ये लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो मेन आपने जो काम करना है वो आपने काम करना है गोल्ड में और करेंसी में, ठीक हो गया। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। अच्छा, अब ये एक सवाल है, ये आपको सब लोग कहेंगे भी, ठीक हो गया। वो सवाल ये है कि लोग आपसे पूछेंगे कि इसमें, आपको बल्कि बताएंगे, पूछेंगे नहीं, वो आपको बताएंगे कि फलाने के इसमें 2 करोड़ डूब गए, फलाने के 5 करोड़ डूब गए। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं आपकी आवाज़ कट रही है। ये अब तो कोई नहीं कह रहा मेरा ख्याल है। सर अभी मैसेज आया है किसी का, देखिए। आपको ठीक आ रही है? जी मुझे तो ठीक आ रही है, यासिर भाई को कोई इशू है? नहीं, मेरे पास भी ठीक चल रही है, मुझे इधर मैं चेक कर रहा हूँ साथ साथ, वॉइस जी तो सर, ठीक आपकी है। ब्रेक हो रही है एवरी आफ्टर फ्यू सेकंड्स। क्योंकि अगर मेरे पास होगा ना, तो जूम पे ये सिस्टम होता है कि अगर मेरा नेट खराब होगा तो फौरन मेरे पास मैसेज आएगा कि आपका नेट ठीक नहीं है। जूम पे ये चीज़ होती है। मेरे पास एक भी मैसेज नहीं है अभी तक आया। अब मुझे नहीं पता ये क्या, असल में आजकल पाकिस्तान में कुछ अभी मुझे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे कि बारिश भी हो रही है, मे भी उस वजह से कोई सर्विस खराब हो। ज़्यादातर देखें नीचे मैसेज आ रहे हैं, क्लियर है, ओके है, सब कह रहे हैं ठीक है। मुमकिन है एक दो जगह पे कोई उनका अपना इशू हो, अगर मेरे पास होगा तो मुझे जूम की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपका नेट ठीक नहीं है। अच्छा जी, आगे आगे आके क्या, ये मार्केट रिस्की है? अब इसका जवाब ये है कि रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। और दूसरा जवाब इसका ये है कि ये दुनिया का सबसे सेफ कारोबार है, ठीक है। इतना इतना सेफ कारोबार कोई भी नहीं है। उसकी मिसाल आपको ऐसे मैं दूंगा, बड़ी इसकी फेमस एक किस्म की मिसाल है। एक जहाज़ उड़ रहा है, ठीक है, वो हवा में है। अब उसमें 300 सवारियां बैठी हुई हैं, 300 पैसेंजर्स हैं, साथ पूरा क्रू सारा अमला है उसके साथ, ठीक है। खुदा न खासा उसमें कोई टेक्निकल इशू आता है और जहाज़ गिरता है, तो बताएं क्या वो रिस्क कैलकुलेटेड होगा या कोई नापा हुआ रिस्क होगा कि है ना इतने मरेंगे और इतने बच जाएंगे? नहीं होगा। वो जब गिरेगा तो सारा का सारा लॉस है, ठीक है, पूरा, उसमें रिस्क कंट्रोल नहीं है। इसी तरह एक आदमी है, उसने कोई होटल बनाया है या कुछ सब्जी की शॉप है उसकी, फ्रूट की शॉप है। तो अब फर्ज करें नहीं बिका, तो वो कहाँ जाएगा फ्रूट? क्या वो ये ऑप्शन सेट कर सकता है कि उसका फ्रूट 10% खराब हो जाए बाकी सारा बच जाए? ठीक है, नहीं कर सकता वो ये ऑप्शन। उसका जब खराब होगा तो वो सारा इकट्ठा खराब होगा, ठीक है। बिकेगा तो सारा बिक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बच गया, 2 दिन 3 दिन उसने शॉप बनाई है, नहीं चली,
और वो उसने 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जितने का भी फ्रूट डाला था वो सारा वो तो गल के खत्म हो जाएगा। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि 3% लॉस हो, 1% हो, 2% हो। यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपके पास? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे, मिसाल के तौर पे ये एक लेवल है, ये यहाँ पे कीमत थी किसी स्टॉक की 50 रुपये, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको खरीद लिया, आपको लगता है कि स्टॉक का रेट जो है वो 100 रुपये पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ से इसको खरीद लिया, लेकिन जो आपका एनालिसिस था वो गलत हो गया, उसका स्टॉक ऊपर नहीं गया, कोई ऐसे हालात हुए कि वो नीचे आ रहा है, ठीक है, और वो पहुंच जाता है 48 पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप एक लिमिट लगा के रखेंगे कि जैसे ही 48 को टच करे प्राइस, आप चाहे सो रहे हैं चाहे आप जाग रहे हैं, आप कहीं घर में हैं, बाहर हैं, जहाँ भी हैं दुनिया में, आप ऑटोमेटिकली जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी इस लाइन को, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपका लॉस कितना होगा? सिर्फ 2 रुपये का, ठीक है। ये चलें, ये 50,000 था अगर, तो ये 48,000 है, तो कितना लॉस हुआ? सिर्फ 2,000 रुपये का, ठीक है। आप बताएं किसी और कारोबार में ऐसी ऑप्शन है आपके पास? किसी की दुकान नहीं चलती, आप रोज देखते हैं कारोबार फेल होते हैं। अभी यहाँ हमारे अपने शहर में देख लें, कितने कारोबार खुलते हैं और 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 30 दिन बाद दुकान बंद हो जाती है। क्यों? नहीं चली, लॉस हो गया सारा। अब उनसे पूछें कितना हुआ है, तो अक्सर ये कहते हैं सारे नुकसान में चला गया, उन्हें पुणे बेचा है, ठीक हो गया। तो अब होता क्या है कि ये किसी कारोबार में नहीं है कि आप अपनी लिमिट खुद सेट करें कि मुझे इतना लॉस कबूल है। जब भी आपको ट्रेड लेंगे, किसी भी पॉइंट से, आपने इस पॉइंट से ट्रेड लिया है और आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक या किसी भी चीज़ का रेट, गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा, स्टॉक नहीं तो गोल्ड का, एक करेंसी का रेट ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता है वापस, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1% पे क्लोज कर दें, आप 2% पे क्लोज कर दें, ठीक है, या आप इसको 100% पे लॉस कर लें। ये ऑप्शन आपको दुनिया का कोई कारोबार नहीं देगा, ये सिर्फ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में मिलेगा, ठीक है। तो ये रिस्की तो है। अब रिस्की क्यों है? जो बंदा यहाँ पे 1% रिस्क लॉस नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखता हूँ 2% तक देखता हूँ, शायद यहाँ से ऊपर चला जाए, नहीं जाता, नीचे आ जाता है, 20% पे आ जाता है। वो यहाँ पे भी आके नहीं निकलता मार्केट से, अपने लॉस कबूल नहीं करता। वो क्या कहता है? कहते नहीं नहीं, मैं और इंतजार करूंगा, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, अल्लाह करेगा ऊपर जाएगा। वो आता है थोड़ा सा ऊपर और फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है, 50% पे आ जाता है। अभी भी वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा। अब अक्लमंद होता तो यहाँ पे निकल जाता, 1% पे इतना लॉस लेता और निकल जाता। ज़्यादा इंतजार करना था, 3% पे निकल जाता, ठीक है। इससे ऊपर तो फिर तुक नहीं बनती ना कोई, कि आप 3% से ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। तो करते करते वो क्या करेगा? 100% रिस्क अपना ले जाएगा और यहाँ पे आके बाहर हो जाएगा, फिर कहेगा कि जी तो रिस्की है। ये रिस्की नहीं है, ये उसकी अपनी बेवकूफ़ी है, उसकी अपनी गलती है कि उसने इतना लॉस लिया है, ठीक है। उसको यहाँ पे आउट हो जाना चाहिए था, 1% पे आउट होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पैसे कमाने की। फॉरेक्स का कमाल ये है, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है इस काम की कि इसमें रेट ऊपर जाए या रेट नीचे आए, आप दोनों तरफ कमा सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे। रेट ऊपर जा रहे हैं उसमें भी आप कमाएंगे, रेट नीचे आ रहे हैं उसमें भी आप कमाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट ने जाना किधर है। ऊपर जा रही है आपको पता है तो आप इसमें बेशुमार पैसे कमा लेंगे। और अगर आपको पता है कि रेट्स गिरने वाले हैं, कोई चीज़ क्रैश करने वाली है, मार्केट का रेट गिरने वाला है, तो अगर आपको पता चल गया, आपका एनालिसिस अच्छा था, तो आप इसमें भी बहुत अच्छे पैसे कमा लेंगे, इसके गिरते हुए रेट में भी, ठीक है। तो बात यह है कि अगर वो यहाँ से निकल जाता 1% पे, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, 100% रेट ड्रॉप हुआ है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ पे पैसे कमा सकता था, ठीक है। अब्दुल्ला आप इधर ही हो? मुझे भी आप ही की आवाज़ आई थी ना। अच्छा, ये सर मैं भी ठीक है। और अगर रेट ऊपर चल रहे हैं, रेट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, रेट ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें मकसद बताने का ये है कि रिस्क और लॉस आपने अपना खुद लिखना है कि मुझे इतना लॉस हो जाए तो मुझे कबूल है, और फिर इतना लॉस कबूल करना भी है। फिर ये नहीं करना कि 1% हो रहा है तो आप कहें नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं निकलता, मैं 2% पर निकलूंगा, मैं 5 पे, मैं 10 पे जाऊंगा। इस तरह कभी भी नहीं होगा, मार्केट आपको हमेशा बाहर निकालेगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लॉस कबूल कर लिया, इस जगह पे 1% लॉस ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब नीचे मार्केट जा रही है, इसको जाने दें, जहाँ जाती है, जब उठेगी आप तब ले लें, यहाँ से एंटर हो जाए दोबारा, यहाँ से खरीद लें, ठीक है। जितने कम रेट पर खरीदेंगे उतना आपको फायदा होगा। ये चीज़ें हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ आपको बताना ये है कि जो लोग भी आपको कहेंगे कि इसमें रिस्क है, इसमें फलाने ने 20 करोड़ डुबो दिया है, तो आपने कहना है कि 20 करोड़ कुछ भी नहीं है, इसमें तो 20 अरब भी डूब जाएगा, ठीक है। अगर आते हैं ठीक नहीं है तो 20 अरब भी डूबेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने छलांग लगा दी है स्विमिंग पूल में, अब तैरना उसको आता नहीं है, ठीक है, तो कितने मिनट वो निकालेगा? 1 मिनट निकालेगा जिंदा, 2 मिनट, 10 मिनट निकाल, आखिरकार डूब जाएगा। नहर में छलांग लगा दी है, ठीक है। अच्छा, अब एक ने लगा दी है, अब बेशक 10 और लगा दें वो भी डूबेंगे अगर नहीं आती। जिसे स्विमिंग आती है ना, वो अकेला भी उनको बचा लेगा, 10 को भी बचा लेगा। और अगर 100 को नहीं आती, वो 100 के 100 डूब जाएंगे, ठीक है। तो बात यह है कि आपके पास 1 अरब रुपए हैं या 1 करोड़ है या 10 रुपए हैं, अगर आपको काम आता है तो आप 10 रुपए से भी चला लेंगे, और अगर नहीं आता तो आपका 1 अरब भी डूब जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है।
रिस्क से आपने बचना कैसे है, रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट क्या होती है, इसको हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिस्क और रिवार्ड क्या है। ठीक है, रिस्क और रिवार्ड का मतलब ये होता है कि आपने अगर 10 रुपये का रिस्क लिया है, ठीक है, आपने यहाँ से कोई चीज़ खरीदी है इस जगह से, और आपका नुकसान जो है वो 10 रुपये का आपको एक्सपेक्टेड है कितना हो सकता है, तो आपको उस ट्रेड से कमाने कितने हैं, आपको उस ट्रेड से कमाने हैं 20 रुपये। ठीक है, या कम अज कम 10 पे आके, 10 तो कम से कम लेने ही लेने हैं ना, 10 आपने रिस्क पे लगाए हैं तो 10 पे कम से कम यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपना ले लें। ठीक है, ये हम आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि कैसे प्रॉफिट बुक करना होता है। तो 10 लगाए हैं तो कम से कम 10 तो लेना। ठीक है, लेकिन हम रिकमेंड क्या करते हैं, और मैं आपको जो चीज़ सिखाऊंगा उसमें आपको क्या मिलेगा कि कम से कम आपने 20 लेने हैं। ठीक है, अगर आपने 10 रुपये रिस्क पे लिखा है तो आपको 20 रुपये आने चाहिए। ये है रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट, कि आपका रिस्क छोटा हो, ठीक है, और रिवार्ड बड़ा हो, उससे कम से कम डबल रिवार्ड हो। जितना आपने टेंशन ली है उसका आपको डबल रिवार्ड मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ 50 रुपये की खरीदी है तो कम से कम वो 100 की तो बिके ना। ठीक है, ये 150 की तो बिके, कम से कम 2 गुना तो प्रॉफिट दे, ऊपर 150 की बिके जाके। तो ये चीज़ आपने इसमें सीखनी होगी, और यही इसमें कामयाबी की ज़मानत है। ठीक है, ये रिस्क एंड रिवार्ड आपको शायद जब आप पढ़ चुके होंगे ना 1.5 महीना तकरीबन, ठीक है, और आपके अकाउंट्स बनना शुरू होंगे, उस टाइम आपसे पूछूंगा कि इसकी क्या वैल्यू है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क एंड रिवार्ड की। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, जितने मर्जी आपके मेथड अच्छे हों, जितने मर्जी आपके एनालिसिस स्ट्रांग हो, जितना मर्जी आप पढ़ लें। आप सारी उम्र पढ़ते रहें ट्रेडिंग, लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं है तो आप फेल हैं बिल्कुल। रिस्क टू रिवार्ड क्या होगा, रिस्क आपने ले लिया 1000 रुपये का, $1000 का रिस्क ले लिया, $1000 का। ठीक है, अभी आपको मार्केट ने दिए हैं $20, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया, आपने कहा बस ये 20 आ रहे हैं बहुत है। नहीं, आपने अगर 1000 का रिस्क लिया तो आपने तब तक मार्केट को नहीं छोड़ना जब तक आप 1000 या कम से कम 2000 नहीं कमा लेते। ये कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, तब तक आपने मार्केट को नहीं छोड़ना, आपने इसमें से पैसे निकालते रहना है। कैसे निकालना है उसका तरीका है, हर बार यूँ नहीं होगा कि आप 1000 रिस्क लें आप 2000 पे जाके छोड़ें। आप हो सकता है कि मुमकिन है आपको ये 500 दे और वापस आ जाए, लेकिन वो 500 भी आपने कमा लिए होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ आपने निकालना है। ये हम पढ़ेंगे जाकर डिटेल से। तो ये कभी नहीं करना कि जितना रिस्क लिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आउट हो जाए। ठीक है, उसकी वजह क्या है, आपने 1000 का रिस्क लिया, ठीक है, और आपने 300 पे जाके ट्रेड बंद कर दी, 300 पे बंद कर दी। रिस्क आपने कितना लिया था, 1000 का। ठीक है, एक ट्रेड में आपने 300 बचा लिए, अगली ट्रेड में आपने इसी तरह फिर 300 बचा लिए, दो होगी। तीसरी ट्रेड में आपने फिर बचा लिए 300, $900 आप बचा चुके हैं। चौथी ट्रेड आपकी गलत हो जाती है, आपका एनालिसिस गलत हो गया, उसमें आपके कितने चले गए, 1000 चले गए। अब 4 ट्रेड्स के बाद आपने क्या कमाया, 300, 300 कमाया था, 300, 300, 900 कमाए थे। ठीक है, चौथी ट्रेड में आपने क्या किया, 1000 का लॉस कर दिया, ये लॉस हो गया। अब आप ओवरऑल $100 लॉस में है, यानी आपने अपनी 4 ट्रेड में अपने 4 दिन भी ज़ाया किए, ठीक है, टाइम भी दिया, टेंशन भी ली, सारा कुछ किया, और एंड पे आके आपको क्या हुआ, $100 का लॉस। तो कोई फ़ायदा नहीं इस काम का। ठीक है, इसमें आपको कैसे पैसे बचेंगे, इसमें आपको पैसे तब बचेंगे जब आप 1000 का डॉलर का रिस्क रखते हैं और कम अज़ कम 1000, 1500 या 2000 इतने पे आके आप ब्रेक लगाते हैं पहली। ठीक है, फिर आपको फ़ायदा है, फिर ये है कि आपने 2 ट्रेड्स विन कर ली अगर, तो आपके 2000 जमा 2000 कितने आ जाएंगे, 4000। ठीक है, 4000 आपने कमा ली है अपनी 2 ट्रेड्स में। तीसरी अगर आपकी लॉस में भी चलेगी तो ये 1000 माइनस कर लें बीच में से, फिर भी आप 3000 फायदे में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने काम करना है, ये होती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप थोड़े पैसों से भी फायदे में आ जाएंगे। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप बेशक जितना मर्जी बड़ा अकाउंट लें, आप लॉस में होंगे। महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मैंने कमाना तो क्या था, मैं उल्टा लॉस में चल रहा हूँ। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इस मार्केट में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिखा नहीं रहा कुछ भी अभी, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आपको इनके नाम बता रहा हूँ। डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो इस काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होती है, ये अपने आज से ही अपने ज़हन में बिठा लेना है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही सच है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो लफ्ज़ बता रहा हूँ और जो चीज़ें सिखाऊंगा वही सच है। आपने जब आपके असल पैसे लगेंगे ना मार्केट में, तो आपने समझना है कि ये लकीर पत्थर पे लकीर हो गई है, जो हमने चीज़ सीखी है पत्थर पे लकीर है, इसी पे रहना है, इससे नहीं हटना। उससे हटेंगे तो लॉस करेंगे फिर आप। ठीक है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ आपने सीखी है, जो चीज़ आपने पढ़ी है, उस पर आपको ट्रस्ट हो कि हाँ, हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं, इस पर हमने मेहनत की है, और ये इसी तरह होता है जिस तरह उन्होंने हमें बताया गया, जिस तरह सिखाया गया, और इसी तरह हमने करना है। ये नहीं कि आपको आप ये ख़त्म करेंगे कोर्स
और अगले दिन मैं आपको कहूँगा चलें जी आ जाएं अपने अपने पैसे ले आएं, असली पैसे और शुरू कर दें। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो लोग उस प्रैक्टिस में पास होंगे उनके छोटे छोटे अकाउंट बनाएंगे, $100 के, $200 के, ठीक है। उस पर वो 1 महीना 2 महीना अपने पैसे निकालना शुरू करेंगे। आप देखें कि क्या आपने 1 महीने में अपने $100 को $150 कर लिया, या 100 को 120 भी कर लिया, या 110 भी कर लिया महीने में, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप 10 को 1000 भी कर लेंगे, 1000 को लाख भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उस 100 को 95 कर दिया है, या 100 को 50 पे ले आए हैं, तो फिर आप 1 करोड़ को भी 50 लाख पे ला सकते हैं। फिर आपकी ये काबिलियत है, ठीक है, कि आप लॉस करना जानते हैं। तो बस चीज़ ये है कि जो चीज़ पढ़नी है उसी पे रहना है, आगे पीछे नहीं होना। ट्रस्ट करना है मेथड पे। अगर मेथड पे ट्रस्ट हो गया तो आप जीतेंगे हर दफ़ा। मेथड पे मिसाल के तौर पे क्रिकेट है ना, आप में से सब लोग खेलते होंगे, जानते भी होंगे। अब क्रिकेट के कुछ असूल हैं, ठीक है, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बॉल करेंगे तो आपको शॉट पड़ेगी, जहाँ मना करते हैं सब, कोच मना करेंगे कि यहाँ पे आपने बॉल नहीं फेंकनी, और वो जगह बताएंगे कि यहाँ फेंकनी है। वहाँ पे आप फेंकें, आपको चौका लग गया कोई बात नहीं, दोबारा फिर वहीं फेंकेंगे, फिर चौका लग गया फिर भी कोई बात नहीं, आपको पता है कि मैंने विकेट इसी तरीके से लेनी है और आपको मिलेगी। लेकिन जहाँ पे कोच मना करते हैं ना कि यहाँ नहीं डालनी, वहाँ पे आप सारी उम्र डालते रहें, आपको शायद कभी कभार विकेट मिल जाए, बाकी आपको मारी पड़ेगी। तो सेम वही असूल यहाँ पे है कि जिन चीज़ों से आपको मैं मना करूंगा वो आपने नहीं करनी, जिन चीज़ों को बताऊंगा उन पे फोकस रखना है, बेशक लॉस हो जाए। जो आपको मैंने एक तरीका बताया कि इस पे आपने काम करना है, उस पे आपको पहली दफ़ा लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा भी हो गया, नो प्रॉब्लम, आपको फ़ायदा भी वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे अपना ट्रस्ट बना के रखना है। अगर ये ट्रस्ट होगा तो आप जीतेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है जीत। मैंने अभी अब्दुल्ला से पूछा ना कि अब्दुल्ला यहाँ पे हो, अब्दुल्ला ने ये सब चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है, दोबारा से ये इस बैच में, और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्यों पूछा कि आप यहाँ पे हो, क्योंकि ये हम आपको बताएं कि हम जब कोई मेथड लगाते हैं ना, हम कोई एरिया डिफाइन करते हैं, कोई जोन बनाते हैं कि इस जगह से मार्केट आएगी और यहाँ से रेट उठेंगे, तो आप देखें शायद ही हमारा कभी एनालिसिस गलत होता हो, ठीक है, हो भी जाता है कभी कभार, पैसे लॉस भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। लेकिन 100 में से 90 बार हमारे वहाँ से प्रॉफिट होता है हमें, ठीक है। तो 10 बार लॉस होता भी है, उसको इग्नोर करना है हमने। लॉस भी होगा इस मार्केट में, ये नहीं होगा हमेशा कि आपको हमेशा फायदा होगा, लेकिन आपने देखना है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट में आप। मिसाल के तौर पे आपने 1 महीने में 100 ट्रेड्स लिए हैं, उन 100 ट्रेड्स में से आपने देखना है कितने परसेंट आपके प्रॉफिट में है। अगर आपके 70%, 75, 80% प्रॉफिट में है तो आप बहुत कामयाब है, ठीक है। 20%, 25% नो प्रॉब्लम। वो आप समझें कि आपके कारोबार का खर्चा है। जैसे आपने एक दुकान बनाई है, कोई होटल बनाया है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको मुलाजिम की तनख्वाह भी देनी है। अब मुलाजिमों का मसला ये होता है कि जो आपके वर्कर्स होंगे, आपके हेल्पर्स होंगे, उनका मसला ये होगा कि वो जितने भी होंगे, फ़र्ज़ करें आपके पास 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी 50 कहानियाँ होंगी, आपको रोज़ सुननी पड़ेंगी 50 कहानियाँ, ठीक है। कोई कहेगा मेरी फ़लाँ चीज़ हो गई थी, मेरा फौतगी हो गई थी, मेरा शादी थी, तो वो 50 कहानियाँ भी आपने सुननी है, उनको एंड पे तनख्वाह भी देनी है, उनकी बातें भी सारी बर्दाश्त करनी है, बिजली के बिल देने हैं, रेंट देने हैं। उसकी निस्बत यहाँ पे क्या है कि आपने 100 ट्रेड्स लगाई हैं और 20-25 आपकी लॉस में चली गई, और वो भी छोटे छोटे लॉस, 1%, 2%, 3%, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो 70% होगा वो आपने कमाया हुआ होगा, और वही आपको, वो आपकी बहुत अच्छी इनकम होगी। तो ये मैं आपको बताऊं कि आपके जब स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपके नुकसान होंगे, तो आपने ये नहीं समझना कि इसमें तो नुकसान हो गया। कोई भी आपको दुनिया का, आप जब इसमें आगे जाके पढ़ेंगे, आप जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो कोई भी दुनिया का एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 100% सक्सेस पे चलता हो, ठीक है। यहाँ पे हर बंदे का लॉस होता है, लेकिन वो लॉस बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उन्होंने कंट्रोल किए हुए होते हैं, 1% पे, 2% पे, 3% पे, ठीक है। लेकिन जो उनके प्रॉफिट होते हैं वो 10%, 20%, 30% महीने के, ठीक है, और इवन 50% को टच कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, लॉस होंगे बीच में, उनको छोटा रखना है, प्रॉफिट होंगे उनको बड़ा रखना है। अब आ जाते हैं कि मेन कॉजेज क्या हैं, लॉस क्यों होते हैं, इस मार्केट में लॉस क्यों होते हैं। एक तो वजह ये है, सबसे पहली वजह आपको यही बता देता हूँ, वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट पे किसी एक बंदे का होल्ड नहीं है, ना किसी एक बैंक का, ना किसी एक गवर्नमेंट का, ना किसी एक ट्रेडर का, ना किसी एक कॉरपोरेशन का। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी सब्जी मंडी है, ठीक है। सुबह को कितने लोग आए होते हैं, आप कभी सब्जी मंडी सुबह सुबह उठ के जाएं, 5 बजे 6 बजे देखें, भरी होती है, पूरे शहर से, पूरे जिला से लोग आए होते हैं, ठीक है, बोलियां लग रही होती हैं। सेम मार्केट है ये यहाँ पे, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, वहाँ पे जखीरे अंदोज होते हैं ना, यहाँ पे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको स्मार्ट मनी बोलते हैं, जो अपनी मर्जी करते हैं बीच में। लेकिन वो मार्केट को, उनके भी लॉस होते हैं, वो मार्केट को एक जगह पे अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा, एक कुछ देर के लिए कर लेंगे लेकिन हमेशा नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉस क्यों होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, कभी भी कोई भी मूव आ सकती है। मिसाल के तौर पे अभी कोई ऐसी खबर आ जाती है अमेरिका से, जैसे कोरोना की खबर अचानक फैल गई दुनिया में, तो क्या हुआ, हर चीज़ गिर गई, स्टॉक्स गिर गए, रेट्स गिर गए, और गोल्ड बहुत ऊपर गया। अच्छा देखें, गोल्ड कहाँ पे गया, आसमानों पे गया गोल्ड, ठीक है। और ऑयल कहाँ पे गया,
ऑयल गया बिल्कुल माइनस में, क्रूड ऑयल जो है पेट्रोल डीजल वगैरह। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की क्या हालत हुई कि आप हमसे इतने बैरल तेल भी उठाएं और 60-30 डॉलर भी लें, क्या, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी उनके पास, पैसे भी लें और ऑयल भी लें, दोनों चीज़ें लें। तो एक चीज़ इतनी गिर गई, इतनी बेवकूफ़ हो गई, और दूसरी चीज़ जो गोल्ड है वो आसमानों पे चली गई। तो ये मार्केट इसी तरह मूव करती है, इसकी मूवमेंट किसी भी खबर से, किसी न्यूज़ से अचानक तब्दील हो सकती है, ठीक है, ट्रेंड तब्दील हो सकता है किसी वक्त भी, तो उसमें लॉस होते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी फिर हमने कमाना भी सीखी है। पहली चीज़ तो ये है। अब अगली जो बातें हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। मेन कॉजेज ऑफ लॉस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, लैक ऑफ नॉलेज एंड वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपने पढ़े नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी है स्विमिंग वाली, आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपने सीखी नहीं है, कोई ट्रेनर ही नहीं है आपका, आपको बस पता है कि ऐसे ऐसे हाथ हिलाने हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं करेंगे ना। और वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नहीं पता, आपको नॉलेज नहीं है, आपको स्ट्रेटजी नहीं आती, तो आप काम कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। अगली चीज़ क्या है, पुअर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये मैंने अभी आपको पहले बताया है कि आप प्रॉफिट लेते हैं छोटे छोटे $300-300 के, और रिस्क आपने रखा हुआ है $1000 का, तो आपके 3 ट्रेड्स के बाद एक भी लॉस हो गया तो $1000 का लॉस हो जाएगा, और जो आपने 3 ट्रेड्स जीती थी $300 वाली, वो सारी एक ही ट्रेड में आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है, बल्कि उल्टा लॉस में चले जाएंगे आप। तो अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आप इस मार्केट से, बेशक आपके पास नॉलेज का ट्रक भरा हुआ है और आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की लाइन लगी हुई है, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो वो दोनों चीज़ें फजूल है। नॉलेज भी आपका फजूल है, बेशक उसको छोड़ दें फिर, और आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो भी बिल्कुल बेकार है अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। आगे आगे रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग ये होती है कि आपका एक लॉस हो गया, आप मार्केट में आए, अपनी पहली ट्रेड लगाई सुबह सुबह, आपका $20 का लॉस हो गया, आप उसको गुस्सा चढ़ गया कि नहीं नहीं, ये तो $20 मैंने देने नहीं है, अभी लेने हैं वापस। आपने एक और ट्रेड लगा ली, उसमें फिर 20 का लॉस हो गया, ठीक है। अब आपने बड़ी ट्रेड लगा ली कि नहीं यार, मैं तो 40 के बगैर मैं तो नाश्ते नहीं करूंगा आज, 40 पहले वापस लेने हैं। 40 के लिए आप बड़ी लॉट लगाएंगे, 80 का और लॉस हो जाएगा, अब कितने हो गए, 120। इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो वो अच्छा फैसला नहीं कर सकता। अगर आप टेंशन में हैं, आप पे बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, या आप परेशान है किसी वजह से, घरेलू हालात ठीक नहीं है, उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करना। तो उसकी वजह क्या होगी, इसमें आपको बहुत जल्दी फैसले करने होते हैं, ठीक है। आपको डिसीजन मेकिंग करनी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी है जिसमें आपको पैसे बच भी रहे हैं और आपका नुकसान होने का भी डर है। तो उसके लिए आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, आप पे कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उस टाइम गुस्सा नहीं होना चाहिए, खास तौर पे गुस्से में इंसान ठीक फैसला नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ है रिवेंज ट्रेडिंग, इससे आपने बचना है। अगर आपका लॉस हो गया एक ट्रेड में, कोई बात नहीं, एक और आपने लगानी है लगाएं, लेकिन अगर उसमें भी लॉस हो गया तो उठ जाए वहाँ से, ठीक है, उस दिन के लिए कम अज कम उठ जाए। मैं अभी तक ये करता हूँ, इतना टाइम हो गया, अभी भी मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मुझे एक ट्रेड दो ट्रेड में लॉस हो गया, मैं उस दिन हाथ ही नहीं लगाता दोबारा, ठीक है। उस दिन आपका दिन ही नहीं है, आप वो आपका बैड डे है, आपका ट्रेडिंग डे नहीं है वो। उस दिन क्या करें, बाहर जाएं, बच्चों के साथ घूमें फिरें, अपनी ऐश करें, वापस आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, चलें, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो फुल टाइम ट्रेड करेंगे इसके अलावा उनको कोई काम नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, जिस दिन लॉस होता है, एक बार दो बार तीन बार छोड़ दें उसको, एक आपकी एक लिमिट होगी कि मैंने मैक्सिमम लॉस जो है अपना वो 6% लेना है, या 3% या 4% लेना है टोटल दिन का, एक ट्रेड का नहीं। आपने 2% लॉस रखा है एक ट्रेड का, एक में लॉस, दूसरी में लॉस, तीसरी में लॉस, आपका उस दिन 6% लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको खत्म करें और उस दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन आए, आपका माइंड फ्रेश होगा, नई स्ट्रेटजी पे दोबारा काम करें, उसी स्ट्रेटजी पे दोबारा नई सिरे से काम करें, इंशाल्लाह वो 6% आपका एक ट्रेड में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है काम करने का तरीका, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, गुस्से में नहीं आना। आगे क्या है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक ट्रेड में $50 बच गए, अगली ट्रेड में $100 बच गए, आप आगे लालच में, आपने कहा यार ये तो बड़े मजे का काम है, बड़ी ट्रेड लगा ली एक और 250 का लॉस कर लिया, क्या, ये होती है ओवर ट्रेडिंग। कि आपको अच्छे भले पैसे बच रहे थे एक दिन में, $150 आपकी जेब में आ रहा था, और आपने ओवर ट्रेड करके, बार बार ट्रेडिंग करके वो आपने ज़ाया कर लिए पैसे, ठीक है। आपने अक्सर वो क्लिप देखा होगा जिसमें वो शर्त लगाने वाले होते हैं ना, ये जो गन पकड़ाते हैं, कहते हैं ये निशाने लगाओ, वो एक दो पे आपको लालच देते हैं इनाम का, कि इसको निशाना लग गया गुब्बारे को तो इतना इनाम है, 100 रुपये आपके, 200 रुपये आपके, इस तरह करते करते एंड में आपको जब देखते हैं तो हज़ार रुपये आप हारे हुए होते हैं। तो ये होती है ओवर ट्रेडिंग, आपने वहाँ दो निशाने लगा लिए, उसे कहें बस ये मेरे इतने ही थे, पैसे ले लें, ठीक है। तो ये कहाँ आपने इस मार्केट में करना है, कि जब आपको कुछ बच रहा होगा, आपका दिन का टारगेट होना चाहिए कि मैंने एक दिन में 3% कमाना है, या आपने कहते हैं कि मैंने एक दिन में 1% कमाना है, बस अगर मैंने $1000 लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे $10 बचते हैं, $10 तो बस मुझे बहुत है, 1% मुझे बहुत। तो इस तरह ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, जो आपका टारगेट है डेली का उसको सेट रखें, उतना प्रॉफिट हो जाए तो आउट, उसके बाद नहीं छेड़ना, उतना लॉस हो जाए फिर भी आउट, उसके बाद नहीं छेड़ना, अगले दिन आए दोबारा। उसके बाद क्या है, ग्रीड।
ग्रीड मार देता है बंदे को, ठीक है, लालच नहीं करना। लालच में इंसान क्या करता है, बड़ी ट्रेड लगाएगा। बड़ी ट्रेड से मुराद क्या है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे ग्रीड का मतलब ये है कि सारे अंडे आपने कहा कि मैंने आज ही बेचने हैं और सारे एक ही टोकरी में रख लिए, ठीक है, और वो गिरेगी तो सारे का सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल है कि लालच में आएंगे, बार बार ट्रेड करेंगे लालच में आके, तो उसमें आपका नुकसान होगा। आगे क्या है, आखिरी वजह जो बहुत कम लोगों के लिए है लेकिन है ये वजह, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी का 2-4 दिन में 2-4 क्लासेस के बाद इंटरेस्ट नहीं बनता, अपनी फीस वापस लें और बेशक आउट हो जाएं। मुझे कोई नाराजगी नहीं, कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप में से अगर 20-25 लोग अब देख रहे हैं तो शायद 2 लोग ऐसे हों जो कहें कि ये तो बोरिंग है, इसका मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। आज ना कहते हो, आज बर्दाश्त कर लेंगे, कल की क्लास लेते हैं, परसों की कर लेते हैं, 3 दिन में वो समझते हैं कि हमारे लिए बिजनेस नहीं है या हमें इसकी समझ नहीं आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आउट हो जाए। क्यों? एवरी बिजनेस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हर काम, हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं होता, क्या। कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा ये काम, और कुछ हो सकता है 2-4 लोग कहें कि नहीं हमें नहीं पसंद आ रहा या हमसे नहीं हो रहा, तो वो उनके लिए ऑप्शन है कि वो पहले 2-4 दिन देख लें, 2-4 क्लासेस के बाद मुझे बता दें कि हमसे नहीं हो रहा या हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो आप लोग क्विट कर सकते हैं शुरू में भी। अगर कोर्स कर लेते हैं, 1 साल देखते हैं, 2 साल देखते हैं, फिर भी आपको बुरा लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आखिरी ऑप्शन में आप हैं कि एवरी बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन। हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं है, आपको क्विट कर देना चाहिए फिर, ठीक है। ये वजूहत हैं लॉस करने की। यानी आप एक काम ऐसा है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, एक बंदे को आपने जबरदस्ती बिठाया हुआ है कि भाई ये काम तो नहीं करना है, तो वो कब तक करेगा, ठीक है। बच्चा भी नहीं आ गया, एक बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना, ये आप बात नोट की होगी। एक बच्चे का इंटरेस्ट है बचपन से पढ़ाई में, तो वो चलता रहेगा एंड तक। एक का इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको आपने डांटना शुरू कर दिया, दूसरी क्लास से 5वीं में मार्क खाना शुरू कर दिया, 8वीं में मार्क खाना शुरू कर दी, तो वो मुश्किल से मैट्रिक ही करेगा। उसको छोड़ देना चाहिए, उसको जिधर उसका इंटरेस्ट है उसको उधर ले जाए, ठीक है। हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा होता। तो ये चीज़ बस यहाँ पे आपने समझनी है कि हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बेशक इससे क्विट कर सकते हैं। अच्छा, ये था जी आज की इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको तकरीबन सब चीज़ें बता दी हैं, वो सब चीज़ें जो कि आपको आगे दरपेश आएंगी। हाँ, एक चीज़ बीच में रह गई, सॉरी। ओवर ट्रेडिंग के बाद जो स्टेप है वो है फोमो। फोमो इसको बोलते हैं, फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मिसाल के तौर पे आपको मैंने बताया कि ऑयल का रेट बहुत गिरा हुआ था कोरोना के दिनों में, ठीक है, जीरो पे आया, जीरो के बाद माइनस में चला गया। अब फर्ज करें वो $10 पे आया, जब दोबारा उठा $10 पे, तो आपसे वो ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। आप उन दिनों किसी शादी में बिजी थे या आपके घर पे काम हो रहा था, आप देख नहीं सके, और वो $10 से उठा और वो सीधा $50 पे चला गया। तो ये अब आपके अंदर एक फियर बन गया कि मैंने मिस कर दिया ट्रेड। आप उस फियर में क्या करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप क्या करेंगे, आप $50 से बाय कर लेंगे, वहां से महंगे रेट पे खरीद लेंगे कि ये तो बड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। वो क्या करेगा कि $50 से ब्रेक लगाएगा, वापस 30 पे आ जाएगा, आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, फिर आप टेंशन बनेंगे। अगर ट्रेड निकल गई है तो वो निकल गई है। ट्रेड बिल्कुल ऐसे है जैसे एक नया दिन है, रोज सूरज चढ़ता है, इसी तरह रोज ट्रेड चढ़ेगी, ठीक है। रोज ट्रेड मिलेगी आपको, रोज उसके आपको साइंस मिलेंगे, और रोज एक बार नहीं 2 बार मिलेंगे। ये अब्दुल्ला यहाँ बैठा है, पूछे सारा दिन ट्रेड करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको एक ट्रेड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मिलती जाएगी। आप बहुत अच्छी ट्रेड करते हैं, बहुत सुकून से करते हैं, तो फिर भी आपको रोज ट्रेड मिलेगी तकरीबन। तो इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, बस इस पे आपने काबू पाना है। कोई ट्रेन निकल गई है, जैसे कि ट्रेन है, अब स्टेशन से निकल गई है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई है, अब आप अगर उसके पीछे भागेंगे ना, अव्वल तो उसको पकड़ नहीं सकेंगे। आपने पकड़ भी लिया है और चलती हुई ट्रेन है, तो देखें कितना बड़ा खतरा है, ठीक है। हाथ स्लिप हुआ और आप उसके खुदा न खासा एक्सीडेंट हो सकता है फिर। फियर ऑफ मिसिंग आउट का ये मतलब है। अभी आप उसका अगर वेट करते हैं, ट्रेन को जाने देते हैं, थोड़ी देर में नई ट्रेन आएगी, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या अगले दिन तो आएगी, तो आप तब उसमें आराम से बैठेंगे, तो आप सेफ अपनी जगह पहुंच भी जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे अपने काबू रखना है, पीछे नहीं भागना ट्रेड के। ट्रेड आपको बुलाएगी जब कि अब ये मौका है, ठीक है। ट्रेड आपको खुद बुलाएगी, आपको दिखाएगी चार्ट पे, एविडेंस दिखाएगी कि अब मौका है ट्रेड में एंटर होने का, तब आपने एंटर होना है। ट्रेड खुद ना बुलाए तो आपने पीछे नहीं भागना। तो ये है सारा आपका इंट्रोडक्शन आज का, ठीक है। और अब आपके पास टाइम है, आप में से कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर लें, कोई चीज़ समझ नहीं आई वो पूछ लें। आज की जो चीज़ें थी बिल्कुल आसान चीज़ें थी, ठीक है, और ये बिल्कुल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। कल अभी हमारे 2-3 दिन इंट्रोडक्शन में लगेंगे। ये तो मैंने आपको काम के बारे में बताया कि ये काम है क्या, इसमें करेंसी का काम है, गोल्ड का और इन चीज़ों का काम है, ठीक है। कल जो इंट्रोडक्शन होगा वो इंट्रोडक्शन होगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में, इसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कि इसको हमने देखना कैसे है, कहाँ पे हमारा चार्ट ओपन होगा, कैसे हम उसको देखेंगे, वो कैसे काम करता है। कल भी इंट्रोडक्शन होगा, परसों भी इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम टेक्निकल चीज़ों पे आ जाएंगे, ठीक है।
तो अब आप किसी ने लिख के सवाल करना है लिख के कर लें, अगर आपके माइक ओपन करके करना है तो माइक ओपन करके कर लें। अच्छा, हानिया हारून कह रही है कि सब क्लियर है, ये तो बेसिक है सर। हाँ जी बिल्कुल बेसिक है, ये तो बिल्कुल क्लास 1 है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं था कि ये काम होता क्या है। मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं, मतलब 3 5 7 लोग ऐसे भी हैं जो ये काम कर रहे हैं पहले से। उनके लिए तो ये शायद बोरिंग सेशन होगा, लेकिन जो नहीं कर रहे, जिनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, उनके लिए शायद इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, सबके मैसेज आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बस ये देख ही रहा था कि ये हानिया हो रही है कौन है, मैंने कोई रिसेशन नाम नहीं देखा, अब मुझे समझ आ गया। आउटलाइन ठीक है, मैं आउटलाइन आज अपलोड कर लेता हूँ ग्रुप में। आउटलाइन कंप्लीट है। आप ये समझें कि आपको फॉरेक्स में कुछ चीज़ रह नहीं जाएगी जो आपने पढ़ी ना हो। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं रह जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत हो, आप ट्रेड ना ले सकते हो, हर चीज़ आप पढ़ेंगे इसमें। मैं आपको यहाँ वैसे बता देता हूँ, प्राइस सेक्शन पूरा है। पूरे प्राइस सेक्शन के अलावा इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मुकम्मल है, और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वो एडवांस है। इसके 2 फेज होंगे कोर्स के। 1 महीना का जो कुछ कोर्स है वो होगा बेसिक का। ठीक है, उसमें आप प्राइस सेक्शन पढ़ेंगे बेसिक, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, जो दूसरा महीना होगा वो हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में आप जाके पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और एडवांस में जाके पढ़ेंगे वीएसए। वीएसए है ही एडवांस चीज़, वो आपको तब आएगी जब आप ट्रेडिंग जान चुके होंगे। जब आपको ट्रेडिंग आ जाएगी ना, उसके बाद आपने वीएसए पढ़ना है। ठीक हो गया। क्लास डेली नहीं है, हफ्ते में 4 क्लासें होंगी, लेकिन ये 2 3 दिन आपकी क्लास रेगुलर होगी, आज भी, कल भी, और मुमकिन है परसों भी। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है, वो 2 दिन आपकी छुट्टी होगी, फिर हम रेगुलर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हफ्ते में 4 क्लासें होंगी आपकी। मेजर करेंसी पेयर्स यही हैं, या इसके अलावा भी पेयर्स हो सकते हैं? इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसमें बेशुमार पेयर्स हैं, बहुत पेयर्स हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। प्रॉफिट लिमिट एंड लॉस लिमिट सेट करने का फार्मूला होता है। हाँ जी, फार्मूला होता है बिल्कुल, ये तो अभी हम पढ़ेंगे सब चीज़ें। हर चीज़ का फार्मूला होगा, आपको टारगेट पता होगा कि आपने कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करना है, आपको ये भी पता होगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। ठीक है, आपकी लॉस लिमिट क्या होनी चाहिए। आपकी लॉस लिमिट ऐसे नहीं होगी कि तुक्के से लगा दें कि जी यहाँ पे लग गई। ठीक है, नहीं, वो नहीं होगी। आपकी लॉस लिमिट टेक्निकल तरीके से होगी कि इस जगह पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे, इस रेट पे होना चाहिए। अच्छा जी सर, अगर क्लास मिस हो जाए, अगर मिस हो जाए, पहली कोशिश तो ये करें कि आपकी क्लास मिस ना हो। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ आपको क्लास में बैठ कर समझ आएगी, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, ठीक है, मैंने भी बहुत जगह से पढ़ा हुआ है। जब आपकी क्लास मिस हो जाती है ना, तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं आप देख सकेंगे, पूरी क्लास आप पूरी देख लेंगे, रिकॉर्डिंग आपको नींद आने लग जाएगी उसमें। इस फॉरेक्स अब ब्लैक मार्केट नहीं, ब्लैक मार्केट नहीं है, वाइट मार्केट है। अगर ये ब्लैक मार्केट होती तो मैं आपको इस तरह सरेआम ना पढ़ा रहा होता, फिर मैं छुप छुप के मैसेज करता कि पढ़ लो मेरे। टेलीग्राम लिंक मैं थोड़ी देर में आपको भेज देता हूँ। टेलीग्राम लिंक जो होगा, चैनल का लिंक होगा, उसमें रोज़ की रिकॉर्डिंग वहाँ पे आया करेगी। इसकी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो मेन चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं, क्वेश्चन आंसर का मसला नहीं है।